हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा एंड आई विल बी टीचिंग यू सोशल साइंस ऑन दिस चैनल फॉर क्लास 9th एंड 10th। सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर में होने क्या वाला है, व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, एक बार जान लेते हैं। देखो, जैसे एक आलू के पराठे का इतिहास रहा होगा, जैसे कि मोमोज का इतिहास रहा होगा, या कोई भी आपकी फेवरेट चीज के पीछे भी एक हिस्ट्री रही होगी, वो हम तक कैसे पहुंची या उसका इन जनरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, बस उन्हीं चीजों के बारे में ये चैप्टर बात करता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी करता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, जो कि हमें हिस्ट्री का हिस्ट्री दिखाता है, यानी कि हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है, बस यही है ये चैप्टर हमें सिखाता है। तो बिना समय को गंवाए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें आज के इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर वन शॉट कर रहे हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स है, हमारे छोटू सा प्यारा सा ये चैप्टर है, जिसमें हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कि हिस्ट्री पढ़ना हमने एक्चुअली में क्यों शुरू किया, या एक ट्रेडिशनल तरीका क्या होता था हिस्ट्री पढ़ने का, हम धीरे धीरे चीजों को समझते गए और हमारे दिमाग के दरवाजे मिनटों जिंदगी से हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलने लगी, तो हमने और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने शुरू कर दिए, हमने ट्रू फॉल्स गुड बैड क्वेश्चंस आंसर्स ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा वेस्ट यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करता है, जहां पर लोगों के पास एजुकेशन, ज्यादा दिमाग का डेवलपमेंट, एक ओपन माइंडनेस बहुत जल्दी आ गई थी, वहां के लोग बहुत जल्दी जल्दी रिसर्च करके चीजों को समझ रहे थे, बहुत सारे रेवोल्यूशन उनके आसपास हो रहे थे, तो उनके दिमाग की सोच बहुत बड़ी होते जा रही थी। तो इसीलिए चैप्टर ज्यादातर यूरोप में बेस्ड कुछ लोगों की बात करेगा, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वील बी स्टडिंग अबाउट कुछ ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह कैसे देखना चाहिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और उससे हमारा डेवलपमेंट हिस्ट्री में होते चला गया। अगर हम थोड़े से चीजें देखें चैप्टर को शुरू करने से पहले, तो कुछ मेथड हैं हिस्ट्री में हिस्ट्री की रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें किसी भी जगह की पढ़ाई करनी है, उसके बारे में कुछ XYZ चीजें जाननी है, तो कुछ टर्म्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी, तो ये सबसे पहले तो आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ये आपको मीनिंग में आ सकता है कि बताओ आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ाई होती है, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी की, तो आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने पास्ट की पढ़ाई करते हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, है ना, रास्ते में आपको क्या है, कुछ ऐसी चीज मिल जाती है कि कांच टूटा हुआ मिला है, आप जा रहे हो और पूरी सड़क पे कांच है, एक गाड़ी है उसमें शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो आप इमेजिन करोगे कि शायद हम जब सो रहे होंगे तो कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा था रात को, है ना, ही मस्ट हैव बीन ड्रंक, वो जो है शराब पी के शायद नशे में गाड़ी चला रहा था या चला रही थी, ऐसे में कुछ आप इमेजिन करोगे। सेम आर्कियोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो इतिहास की पढ़ाई करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर हम लोगों को घर मिला है टूटा हुआ, ईंटें मिली हैं तो यहाँ पर लोग रहते होंगे, आसपास हम लोगों को व्यापार का कुछ एविडेंस मिला है, कुछ जले हुए कांच के टुकड़े मिले हैं तो ये लोग चूड़ियां पहनते होंगे, ऐसे ऐसे ये लोग आर्कियोलॉजी से बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किवल साइंस, एक ऐसी साइंस जो हमारे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थ्योरी की थ्योरी प्रूव करती है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो आप साइंस से साइंटिफिक रीजन से उसकी एक एविडेंस क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, कुछ ऐसे रीडिंग और स्टडिंग जब हम कुछ हमें मिल जाता है तो हम उसकी पढ़ाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी पढ़ाई हिस्टोरियंस करते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा होता है, और इसमें आप जैसे कि महाभारत रामायण, ये तो चलो फिर भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत पहले अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें जो ऋग्वेदिक काल वगैरह में होते थे, जो संस्कृत में लिखे होते थे, अशोका के टाइम पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते थे जो कि बहुत बाद में पढ़े गए कि ऐसा हुआ होता होगा, तो ये हमारा क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। इनमें से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये सब कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। एपिग्राफी में होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, आपके पास कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कुछ दीवार पे लिखा हुआ था, लेकिन वो कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि उसको पढ़ना लेजिबल नहीं होता है, वो लैंग्वेज को डेसिफर करना पड़ता है, डेसिफर मतलब उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। देन वी हैव, हम एनालिसिस करते हैं लेटर राइटिंग का कि उन्होंने उल्टा लिखा है कि सीधा लिखा है, आपको नहीं पता होगा। तो जब एक इंडिया में भी ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर लोग, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग मान लीजिए हम यश का नाम लिख रहे हैं तो मैं ऐसे यश का नाम लिख रही हूँ, राइट,
लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था कि हम ये लोग उल्टा लिखते थे, लाइक दिस। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी सारी चीजें होती थी वो हमारी किस में आ जाती हैं, वो हमारी यहाँ पर एनालिसिस ऑफ लेटर राइटिंग। लिंग्विस्टिक एंड न्यूमिस्मैटिक स्टडी, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की पढ़ाई और न्यूमिस्मैटिक में आपको कॉइन्स की पढ़ाई। उसके बाद जीनियोलॉजी में आपको फैमिली हिस्ट्री। व्हाट इज द फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि हम बोलते हैं ना जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एक जीन्स अब ट्रांसफर होते हैं फैमिली बाय फैमिली, जिसमें डीएनए वगैरह, आपको साइंस इतना आता ही है ना, नहीं आते तो बाकी चैनल में आपको वीडियोस मिलने वाली साइंस की भी मजेदार। तो आपको ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको अपने आने वाले यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी की, तो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में होता क्या है, या हिस्टोरियोग्राफी का फुल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन, या फिर कैसे आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आपके एग्जाम में आ जाता है। तो देखो ध्यान से सुनो फटाफट से। अगर हम बात करें कि हमारा हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, क्या समझा, एक ऐसी चीज लिखनी है जो इतिहास में किसी ने आपको बताई है, लेकिन आप बहुत क्रिटिकल भी हो उसको लेके। जैसे कि आपके दादाजी ने, नानी जी ने, दादी जी ने, किसी ने आपको कोई कहानी सुनाई है और इस कहानी के कुछ हिस्सों से आप खुश नहीं हो, राइट, लेकिन आप, उन्होंने तो आपको सुना दी है, तो अब आपको देखना है कि आप उसको कैसे क्रिटिकली एनालाइज करके वो कहानी आप तक आप पहुंच गई है, वही हिस्टोरियोग्राफी है। कि कैसे आग का इन्वेंशन हुआ। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि अंडा पहले आया है, मुर्गी पहले आया। पूरी दुनिया इस पूरे डिबेट पर जो है आज तक लड़ते आ रही है कि अच्छा एक बात आपसे पूछनी थी, ये बताओ मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अच्छा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, व्हाट डू यू गाइस थिंक, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। अब ऐसे में हम लोग ये क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले मुर्गी आ गई हो, पहले कहीं ना कहीं एक एग आया होगा, उसका पूरा का पूरा हमने कुछ तो ऐसा किया होगा कि हमने कुछ ना कुछ लिविंग क्रिएशन किया होगा, तब जाके मुर्गी आई होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन आपको प्लीज याद रखनी है, पूछी जाएगी। तो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस या फिर नैरेटिव, जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी बात उसको सही लग रही है, कि वो आपको एविडेंस भी दिखा रहा है, देख यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तेरे को एक्सीडेंट हुआ था, कांच भी पड़ा और देख सामने गाड़ी भी खड़ी है और पुलिस भी खड़ी हुई है, देख उसका सायरन भी बज रहा है, तो वही क्रिटिकल एनालिसिस है, आपने नैरेटिव अपना बता दिया और वही हिस्टोरियोग्राफी हो जाएगी। अब इसमें हम लोगों को सेकेंडली देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब मॉडर्न तरीके से, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते आ रहे थे कि हाँ, अब ट्रेडिशनल तरीके में क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हो कि आपने कभी सुना है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे हवन होते थे जिनको यज्ञ कहते थे, इफ यू रिमेम्बर आज भी वो होते हैं, लेकिन पहले जब बहुत पहले हम जाते थे, जो यज्ञ होते थे वो बादलों को खुश करने के लिए, यानी कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए होते थे, ताकि वो बारिश कर दे और फसल अच्छी हो जाए। सो वो एक ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी हो गई कि लोगों को लगता था कि ये हम लोगों के पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस चीज की, कि कैसे हो रहा है कि जब जब हमारे पास वेदर में गर्माहट बढ़ेगी तो बारिश होगी, क्योंकि इवेपोरेशन होएगा, बादल बनेंगे और बादल बरस जाएंगे, राइट। ये एक पूरा साइंटिफिक फिनोमिना है, लेकिन ये लोगों को पहले समझ नहीं आता था। तो दैट वाज आवर ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। लेकिन फिर आई मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमारे चैप्टर में, और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमें हर एक चीज सही गलत सब कुछ बताती है, और इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हमें कितने 4 क्वेश्चन 4 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, और यहीं से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएगा। अभी हम लोग अपना वन शॉट कर रहे हैं, लेटर ऑन हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे, राइट। जो हमारा एक्सरसाइज है चैप्टर में उसका सोल्यूशन भी करेंगे, और इस वन शॉट से आप कितने अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की, तो नोट डाउन करना है फटाफट से। इट इज अ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस, कि जो हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, जो आज के जमाने की एकदम आधुनिक सोच है, वो रिलेवेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल होती है। फॉर एग्जाम्पल रेन, ठीक है, कैसे होती है बारिश। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, देर आर ऑल रिलेटेड टू कुछ ना कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिनके वजह से वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको लग रहा है कि अरे मैं तो कुछ सोच रहा था
है ना, और एकदम से हवा चल गई और यहाँ पर तो कुछ जादू है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज सम और अदर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और सम साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए और वो उसका कोई एक एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। सेकेंडली, हमें जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिखता है वो क्या है? दीज क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. It means that these questions are about the deeds of members of ancient human society of a particular period. ऐसा नहीं कि हम लोग डायनासोर के बारे में बात करने लग जाए कि डायनासोर के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। जो हम आज का हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज मोर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, जो पास्ट के ह्यूमन बींग्स रहे हैं, या एक पर्टिकुलर पीरियड में ह्यूमन बींग्स क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे चलते थे, कितना डेवलपमेंट वो करते थे। कि आपको नहीं पता है तो ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे पहले, राइट? हम लोग जो है पहले चिंपैंजी कह लो एक तरीके से होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। चार जो है, दो हाथ दो पैर होते थे, सिर्फ दो पैर हम दो हैं सीधे खड़े होने लगे, हमारे दिमाग ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करने लग गया, हमें पढ़ाई समझ में आने लगी, हमें लाइफ रिप्रोडक्शन समझ में आने लगा। तो ये सारी चीजें होती गई और हम लोगों ने देखा कि ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। हिस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है या फिर उसके पास एक एविडेंस भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलने लग जाऊं कि तुम्हें पता है 500 साल पहले ऐसा हुआ करता था, 500 साल पहले भारत जो है सोने की चिड़िया होता था। So do you have an evidence? Yes. There are a lots of inscriptions, a lot of study of history evidence हमें इतने मिले हैं कि जी हाँ, इंडिया के पास कोहिनूर का हीरा था, इंडिया सोने की चिड़िया थी। तो अब हम क्या है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपके पास एक्सप्लेनेशन है। कल को मैं आपको बोलने लग जाऊं कि नहीं, पूरे के पूरे भारत जो है वो पूरा का पूरा सोने से गोल्ड प्लेटेड था, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट। डेफिनेटली यहाँ पर इतना ज्यादा रिच डाइवर्सिटी थी सब चीजों की कि हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन हम ये कहने लगे कि पूरा भारत सोने से घिरा हुआ था, तो वो एक बढ़िया एग्जाम्पल नहीं होगा, राइट? जिसके पास हमारे पास रिलायबल एविडेंस है वो चल जाएगा। Last but not the least, history presents a group of mankind journey with the help of past human needs. जो भी इंसानों ने पिछले कुछ सालों में किया है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी दिखाती है कि कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज पहले नहीं था, लेकिन अब उनका जो है ट्रीटमेंट, उनका इलाज आ गया प्रॉपर तरीके से। तो हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है मैनकाइंड की जर्नी कि कैसे इंसानों ने आग का इन्वेंशन किया, आग का इन्वेंशन करने के बाद एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन करने के बाद एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया, है ना, एक इंटरेक्शन बनाया, फैमिली बनानी शुरू करी, जीनोलॉजी बनानी शुरू करी, शादियां करनी शुरू करी, बड़े बड़े फंक्शन स्टार्ट करने शुरू करे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते गए। ये हमारी हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न वाले का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमें अभी के अभी बता दो। तो इतनी बातें तो हमने हिस्टोरियोग्राफी वाले पोर्शन से समझ ली। और फिर ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, इसकी रूट्स कहां तक जाती हैं वो भी एक बार देख लो। इट इज सेड दैट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक, ये जो चार चीजें हमने पढ़ी, इसके रूट्स एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स तक जाती हैं। यानी कि एक व्यक्ति था जिन्होंने इस चीज के बारे में बहुत पहले ही बात करी थी, और वो थे, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, जो कि ग्रीस से आप रिलेट कर सकते हो। ग्रीस को क्रैडल कहा जाता है, पालना कहा जाता है, पूरी दुनिया को इसी ने पाला है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी ने दिया, यानी कि जो आज ग्रीस के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहे जाते हैं, हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE बिफोर कॉमन एरा यूज्ड इट्स फर्स्ट बुक इंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेरोडोटस कि कौन सी बुक है, रिमेंबर बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना, द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज इनकी बहुत फेमस बुक है और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंटली इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले ही बात कर चुके थे, राइट? अब हमें धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ना है और अब हमें देखना है कि जो हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव था वो कैसे यूरोप में डेवलप हुआ और वो कैसे हिस्ट्री में कन्वर्ट होता है। यानी कि बेसिकली कहने की बात ये है कि कैसे कैसे धीरे धीरे हिस्ट्री एक साइंटिफिक अप्रोच में कन्वर्ट होते जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena.
कहने की बात क्या है मैं समझाती हूँ। पहले जो भी सब कुछ होता था वो ऊपर वाले की वजह से होता था। यहाँ पर जो हम, क्योंकि हम वेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फॉलो होती थी, और क्रिश्चियनिटी में जो बहुत ही फेमस फिगर है दैट इज जीसस। अब यहाँ पर सब कुछ जीसस कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज गिवन बाय, जो भी हमारे चर्च में सारी चीजें होती हैं इनके हिसाब से, वो सब कुछ। इवन ये चीज इंडिया की सोसाइटी में भी पहुंचेगी लेटर ऑन, यू विल फिगर आउट कि कैसे ऊपर वाले को, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोगों को बहुत ज्यादा समझा जाएगा कि बारिश नहीं हो रही है या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हर एक चीज का एक साइंटिफिक रिलेशन नहीं होगा, लेकिन सब चीजें ऊपर वाले से जोड़ दी जाएंगी। सेम चीज प्रायर टू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की कंट्रीज में भी यही हो रहा था कि तुम्हें पता है कि जीसस की वजह से बारिश हो रही है, तुम्हें पता है कि हिटलर ने जो इतने लोगों को मारा है वो भी जीसस की वजह से हो रहा है। तो एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग वाज रिलेटेड टू डिवाइन। हर एक चीज जो है वो क्या है, रिलीजन से रिलेट कर दी जाती थी। हर एक चीज किससे, जो भी हमारे ऊपर वाला देख रहा है उससे रिलेट कर दी जाती थी। लेकिन ग्रेजुअली ये चीज चेंज होते गई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। तुम्हें पता है कि हमारा जो सन है, हाँ हमारा जो सन है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है, वो कहीं नहीं घूमता है। तो अगर आपको लगता है कि सूर्य रोज आता है और लोग बोलते हैं कि सनराइज हो जाता है और सनसेट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अर्थ, अर्थ जो है, जैसे मान लो दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, ये सन जो है वो वहीं रहता है। अर्थ एक तो रोटेट करता है, रोटेट इज लाइक दिस, ये रोटेट कर रहा है, और अर्थ रेवोल्यूशन भी करता है। तो ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रहा है, ऐसा पहले पता ही नहीं था किसी को। लेकिन एक वर्ड, एक व्यक्ति आता है जो बोलता है कि आपको पता है कि सन नहीं घूम रहा है भाई, अर्थ घूम रही है। सन तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है, बाकी प्लैनेट्स तो उसका चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लोगों को तब पता चली जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा। और सबसे पहले हिस्ट्री में सब चीजें पढ़ना शुरू कहां पर हुआ, एंड दैट वाज 1737 सीई, द गॉटिंगन यूनिवर्सिटी, दैट वाज इन जर्मनी, जो आज के टाइम पर ऐसी दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है इवन आज के जमाने में। आपको एक टॉप हिस्टोरियन होना पड़ता है यहाँ पर, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थ्रू आउट योर हिस्ट्री में हमेशा होने चाहिए। आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी तब जाके आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम जो है इंडिपेंडेंटली अपने डिपार्टमेंट बनाती है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो रिमेंबर ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो पहली बार एक डिपार्टमेंट बनाती है, पहली बार। उससे पहले इनके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं, फिर इन यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे स्कॉलर्स निकलने लगते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्कॉलर? स्कॉलर जो वो लोग जो हिस्ट्री को दिन और रात पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को घिसाए जा रहे हैं, नए नए पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते जा रहे हैं और एक बढ़िया चीज हमको निकाल के देते हैं। जिनमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेने डेस्कार्ट। अब आप इनकी फोटो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बहुत बढ़िया स्कॉलर थे और उन्होंने बोला कि देखो, मैं ये कहता हूं, ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जब तक हमें पता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमें कुछ भी चीज ऐसी मिले जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम हिस्ट्री बना सकते हैं। ये इनका कहना था। अमंग ही, अब इन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारे रूल्स लिखे थे, जिनमें से डिस्कोर्स ऑन द मेथड, द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, कि जो भी हम रिसर्च करेंगे वो हम इस तरीके से करें कि जो साइंस का एक्सप्लेनेशन कहता है हम उससे उसको बिल्कुल कोरिलेट कर पाए। और इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। अगर आपको सामने वाला कह रहा है कि दिन में 2 घंटे पढ़ने से जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करो। आपको अपने दिमाग से भी तो थोड़ा बहुत सोचना है ना कि क्या सच में 2 घंटे पढ़ के टॉपर बना जा सकता है। तो अब आपने हर एक चीज क्वेश्चन करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे कौन थे, जो हमारे रेने डेस्कार्ट थे, उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है सामने से तो आप तब तक उसको सच मत मानना जब तक आपका हर एक डाउट क्लियर ना हो गया, जब तक आपके पास हाँ बिल्कुल प्रूफ है कि अब ऐसा ये बिल्कुल सच है। राइट, तो आपके पास 100% एविडेंस है कि हाँ ये बात मैं सच मान सकता हूँ। राइट, उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे सबके प्यारे से फेवरेट वॉल्टायर। इन्होंने इतनी सारी स्टेटमेंट दी है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हिस्टोरियन ऑफ ऑल द टाइम।
अगर हम इनकी बात करें, इनको इनका ओरिजिनल नाम वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट देख लो, इनका ओरिजिनल नाम था फ्रेंकोइस मैरी अराउट। इनका ओपिनियन था कि हमें जो ट्रुथ है और उसके बीच में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, इवेंट्स कंसीडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। इन्होंने बोला कि देखो जो चीज हो रही है ना उसके बीच में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इंसान था कल को वो शैतान बन गया। हमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, हम पहले कैसे रहते थे? हम पहले रहते थे मोगली की तरह, जंगल में हमारे दोस्त होते थे, बढ़िया से हम खाते पीते थे, बहुत मजा आ रहा था, पढ़ना भी नहीं पड़ता था। लेकिन मैम क्या हुआ, क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी थी कि हमारी किस्मत में पढ़ाई लिखाई लिखी हुई थी और हमें पढ़ना पड़ रहा है। काश हम मोगली के जमाने में पैदा हुए होते और सिर्फ पेड़ों पे इधर उधर कूद रहे होते और पेड़ों पे मिलने वाले फल फ्रूट खा रहे होते, मजा ही मजा हो जाता। लेकिन हमें तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, सो सैड राइट। तो इन्होंने बोला कि जो क्रोनोलॉजी है हिस्टोरिकल इवेंट्स की, हमें उस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि कैसे सोशल ट्रेडिशंस बढ़ती गई, कि पहले क्या होता था, लोगों के पास कम पैसा होता था तो वो कम लोगों से के साथ इंटरेक्ट करते थे। धीरे धीरे लोगों के पास पैसा होने लगा तो उन्होंने बड़े बड़े इवेंट बनाने शुरू कर दिए, इतने बड़े इवेंट बनाने शुरू कर दिए कि वो दुनिया ब्रह्मांड में घूमने लग गए। तो एक क्रोनोलॉजी है। ऐसा नहीं हो कि पैदा हुए और सीधा थाईलैंड पहुंच गए, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैदा हुए और यहाँ पर दूसरे ओ लंदन में घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक क्रोनोलॉजी होती है और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया, ये वॉल्टेयर कहते हैं। वॉल्टेयर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है हिस्टोरियोग्राफी में, और उन्होंने बोला कि अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें हिस्ट्री के राइटिंग को भी समझना होगा। और इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं समझनी है, इंसान के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो ट्रेडिशन में, हमें हर कुछ पढ़ना है इंसान की हिस्ट्री बनाने के लिए। तो हिस्ट्री राइटिंग करने से पहले हमें इंसान के साथ जो जो चीजें हुई हैं उसको पढ़ना है, उसको करना है, और बहुत बढ़िया से सारी चीजें हो जाएंगी। और इसीलिए इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? एक बार हम यहाँ पर फालतू में नहीं, फिर से लिख देते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यानी कि हिस्ट्री जितनी भी बिल्ड करी है मॉडर्न तरीके से, जो पर्सपेक्टिव है वो इनको ही कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने दुनिया के सारे एस्पेक्ट, इन्होंने क्या बोला कि देखो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम साइंस को कंसिडर करो। जो लोगों ने समाज में देखा है, जो जो भी सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा है, कैसे उन्होंने ट्रेड कहाँ से शुरू करा, कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप करी, कैसे उन्होंने अपने एग्रीकल्चर जो है डिस्कवर करा, सब कुछ हमें देखना है, तो जाके हम कुछ यहाँ पर अपना आउटकम बता पाएंगे। तो वॉल्टायर की बात हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरा, ये है हेजल। अब हेजल ने क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है, आइए देखते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जर्मन फिलोसफर है। इन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर। क्या है? इन्होंने बोला कि लॉजिक दिखाओ मुझे। लॉजिक क्या है आपके पास? कि मुर्गी आई कि पहले अंडा, है ना? अभी हम यही करते रहेंगे क्या पूरी क्लास में? बताओ, आंसर मिला हमें अभी तक, मुर्गी आई कि अंडा? तो उन्होंने बोला कि लॉजिकल मैनर होना चाहिए हमारा। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। कि हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं। हमने देखा कि पहले आग का इन्वेंशन हुआ, फिर हमने कोयला ढूंढा, फिर हमने बिल्डिंग्स बनाए, फिर हमने रोड्स बनाए, उन रोड्स पर हमने गाड़ियां चलाई। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉजिकल मैनर में चल रहे हैं। और इन्होंने बोला ही इज ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस विल ऑलवेज कम फोर्थ। अब आपने कभी कभी देखा है कि कभी कभी हमें ऐसे बोलते हैं कि आपको पता है डायनासोर का एविडेंस मिला है ना? तो ये कहते हैं कि देखो हम इसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते रहेंगे, जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलते रहेंगे हम हिस्ट्री में बदलाव होते हुए जरूर देखेंगे कि हाँ डेफिनेटली डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, हमारे पास एविडेंस है। इन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स और आर्टिकल पब्लिश करे हैं एक बुक में, जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने जरूर जरूर अंडरलाइन कर लेना है जहां पर भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो, कि इन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसमें अपने लेक्चर और आर्टिकल्स हैं, जो कि इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इनकी बुक है रीजन इन हिस्ट्री, बहुत ही वेल नोन। तो आपको पूछा जा सकता है रीजन इन हिस्ट्री किसने लिखी है, तो ये इनकी काफी है, जहां पर ये रीजन मांगते हैं, हर एक चीज का लॉजिकल मैनर में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ठीक है, ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। अब इनके हिसाब से ना कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, अकॉर्डिंग टू हेजल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट ऑपोजिट। अगर हमें सामने से कोई कुछ चीज कह रहा है तो आप उसको हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, आप उसको गुड बोलोगे या आप उसको बैड बोलोगे। अब दो यहाँ पर एस्पेक्ट हो सकते हैं चीजों के।
तो यहाँ पर हेजल कहते हैं दिस मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच बेस्ड ऑन ऑपोजिट इज नोन एज डायलैक्स, यानी कि दो लोग आपस में डायलॉग कर रहे हैं और उसमें डिबेट कर रहे हैं, ट्रुथ और फॉल्स भी हो सकता है, बैड और गुड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलेक्ट्स की जो है फुल फॉर्म हमसे बहुत बार पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है। इसको ऐसा मेथड कहते हैं, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, बस सिंपल। जहां पर आपको एक सिचुएशन में दो चीजें देखने को मिलेगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखो ये मेथड, इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग व्हिच इज कॉल्ड थीसिस। एक मेथड होता है जो आप शुरुआत में देते हो कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको कहते हैं थीसिस। अब इस थीसिस में आप क्या कहना चाहते हो बताओ, कि आप कहना चाहते हो कि मेरे पास एक एविडेंस है कि फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, ठीक है, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ। अगर आपने इस पर एक थीसिस लिखी, या फिर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि विमेन की कंडीशन क्या रही होगी, विमेन की कंडीशन क्या रही होगी, ओवरऑल जब हम देखते हैं तो वेमेन की कंडीशन क्या रही होगी। एक इंसान ने इस पर अपनी थीसिस लिखी, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान ने अपनी थ्योरी दी कि जो कि थीसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, कि देखो आग वाग कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, वो तो हम जा रहे थे, हमने देखा कि आग लगी हुई थी तो हमें आग का पता चला। तो ये होता है एंटीथीसिस, यानी कि किसी चीज के लिए ट्रू और फॉल्स कहना, कोई भी चीज के लिए ट्रू और फॉल्स कहना हमारा क्या होता है, डायलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप ट्रू कह रहे हो तो थीसिस, और अगर उसी थीसिस के खिलाफ बोल रहे हो तो एंटीथीसिस। इसमें एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो आप देखो, वो हो सकता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसपे यूनिवर्स है पूरा का पूरा, है ना, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, पढ़ाएंगे अभी ज्योग्राफी में। इस सोलर सिस्टम में एक व्यक्ति ने बोला कि सन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, एक ने बोला नहीं अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और सन सबके चारों तरफ घूमता है। तो जो एक थीसिस हो गई, या जहां पर बिगनिंग में बताया, और उसके कॉन्ट्रारी में किसी ने कहा कॉन्ट्रास्ट में कि नहीं वो ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर जो अब दोनों को किल मिला के एक चीज निकाली जाएगी तो उसको सिंथेसिस कहेंगे। After a through logical discussion of both, a new thesis are produced, which includes the gist of both. The thesis and the antithesis is called synthesis. तो अब आपसे कोई पूछे कि synthesis क्या होता है, जब हम thesis और antithesis को mix कर देते हैं तो synthesis। जब हम true और false ढूंढते हैं यानी कि opposite ढूंढते हैं तो वो फिर हमारा क्या होता है, डायलेक्ट होता है। जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो वो थीसिस होती है। जब हम किसी और चीज को ऑलरेडी जो प्रपोज्ड है उसके ऑपोजिशन में को ढूंढते हैं तो उसको एंटीथीसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसमें मेरे को एक बहुत ही चीज याद आ रही है, एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट एक फिलोसफर कह सकते हो, एक इन जनरल पर्सनालिटी कह सकते हो। उसने क्या किया, पहले ना लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था वेस्टर्न यूरोप में कि चर्च ही सब कुछ है, दी जीजस इज एवरीथिंग, एंड मतलब ऐसा है कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था कि बारिश के पीछे कैसे जीसस हैं, धरती घूमने के पीछे कैसे जीसस हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करे थे। और उनकी वो जो 95 थीसिस की बुक थी वो काफी वायरल हो गई थी, और इतनी वायरल हो गई थी कि वो गवर्नमेंट को बैन करनी पड़ गई थी, क्योंकि लोग रिवोल्ट पर उतर गए थे, लोग दंगा फसाद करने लग गए थे। तो दिस इज हाउ थीसिस एंड एंटीथीसिस एंटायर थिंग वर्क्स। तो ये किसका है, ये पूरा हिजल ने ऐसा पूरा पूरा कहा हुआ है। नेक्स्ट अब वी हैव, यहाँ पर हमारे पास है ल्यूपोल्ड वॉल रैंकिंग। इनका नाम अब आपको कैसे याद रखना है और इन्होंने क्या कहा था वो भी हम बताएंगे। देखो, जो भी इंसान के आगे रैंक लगा हुआ है तो ना उसको अपनी रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ेगा। देखो क्या है, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द लेट 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड, जो कि बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बहुत बढ़िया से देखने पड़ेंगे, वो बहुत बढ़िया से देखने पड़ेंगे। और उन्होंने बोला कि जब हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे और इनको एग्जामिन करेंगे बहुत आराम से, और जो इंसान रैंक देखेगा तो मतलब वो क्या करेगा, एग्जाम भी तो देगा। तो आप याद रखना, ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बहुत बढ़िया से देखेंगे और तब जाके हिस्ट्री को हिस्ट्री बनाएंगे और उसका सही और गलत निकालेंगे। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इमेजिनेशन तो डेफिनेटली मत करो,
कि आप इमेजिन करो कि ऐसा हुआ होगा, है ना, काले बादल छा गए तो आज जो है ऊपर वाला बहुत नाराज हो रहा है ना। पेड़ काट दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप इमेजिन ही तो कर रहे हो ऐसी सिचुएशन, लेकिन पेड़ काट दो तो क्या होगा भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फालतू की जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ये हमारा एग्जामाइन कर रहे हैं हमने हिस्टोरिकल इवेंट को कि ऐसा हुआ होगा। हम इमेजिन नहीं करें हाँ ठीक है ऐसा हुआ होगा, काले बादल छा गए, कुछ तो बुरा होने वाला है, नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एवरीथिंग। तो इन्होंने बोला कि इमेजिनेशन मत करो, बल्कि क्या करो, आर्टिकल कलेक्ट करो और बढ़िया से सारी चीजें हमें बताओ। और इन्होंने अपनी बुक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, रिमेंबर दीज बुक टू बुक्स वेरी क्लियरली, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, रिटन बाय ल्यूपोल्ड। ये आपको याद रखनी है दोनों बुक्स इनकी, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी कि बुक्स किसने लिखी है। जो भी बुक्स अभी तक हमने डिस्कस करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखो, एग्जामाइन करो बहुत बढ़िया से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बढ़िया से हमें बताओ। फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन, और इन्होंने दुनिया की हिस्ट्री को बहुत बड़े तरीके से पलटा। इन्होंने बोला कि ये तुम जो सब कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट्स पढ़ो और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो, इन सब का कोई फायदा नहीं है। जो अभी इंसान जिंदा है उसकी लाइफ देखो, वही हिस्ट्री है। हाँ, इन्होंने ही बोला। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बट इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। आप क्यों पुराने जो है इतिहास को खंगोल रहे हो? आप एक काम करो ना, आप जो इंसान अभी जिंदा उससे ही सारी चीजें पूछ लो, वही आपको बता देगा। बताओ, ये ऐसे कहने लग गए। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स। आप इंसानों से पूछने लग जाओ उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं क्या, आप जो वो चाहते हैं क्या उनको मिल रहा है। अगर हम इंसानों से इंसानों की नीड्स पूछने लगेंगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम ही चेंज हो जाएगा। और जब आप ये पूछने निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमें उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन कार्ल मार्क्स ने दिया कि ये सब कुछ क्लास स्ट्रगल की वजह से हो रहा है। सोसाइटी अमीर और गरीब में डिवाइड हो गई है, और यही हमारी हिस्ट्री हमें इसी तरीके से पढ़नी चाहिए कि जो गलती हमने यहाँ पर करी वो हम आगे नहीं करें। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल, और कार्ल मार्क्स इस इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस इनइक्वालिटी की वजह से दुनिया और ज्यादा गरीब और अमीर में बट गई है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत टाइम से क्लास का स्ट्रगल रहा है, लोग हमेशा से सफर करते आए हैं इंसानों के साथ जो होते आ रहा है, अमीर गरीब का भेदभाव, कोई कास्ट के बेसिस पर भेदभाव, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पर भेदभाव। तो ये जो भेदभाव है ये हमेशा से चलता आ रहा है, और ये हमें इकोनॉमिक्स ठीक करके हम इसको देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, सबको बराबर में सब चीज बांटे जाएगी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और इन्होंने अपनी बुक दास कैपिटल, ये आपको प्लीज याद रखना है, इनकी जो बुक है दास कैपिटल, वो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। और इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बताया है, जहां पर इन्होंने लिखा है, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेफर्ड वाली बुक है, जहां पर कैपिटल यानी कि पैसा, द कैपिटल, कैपिटलिज्म, जहां जिस लोगों के पास पैसा है वो कैसे पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और गरीब इस जाल में फंसता जा रहा है, और ह्यूमंस कैसे सफर कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, इन्होंने अपनी इस बुक में ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इनकी सिर्फ बुक याद रखनी है, बाकी कहानी मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट अप वी हैव, हमारे पास नेक्स्ट है स्कूल। अब हमने देखा कि हमने स्कूल भी बना दिए हिस्ट्री के लिए। एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी नया स्कूल बनाया गया फर्स्ट टाइम फ्रांस में, कि अब हम एक स्कूल बनाएंगे डेडिकेटेडली, जहां पर क्या होगा, जहां पर हिस्ट्री की पढ़ाई की जाएगी, हिस्ट्री कैसे इंप्रूव की जा सकती है, क्या हिस्ट्री रही होगी, और हिस्ट्री हिस्ट्री को रिपीट ना कर दे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज करनी है। तो फ्रांस में सबसे पहली बार स्कूल बनाया गया जिसको एनहेल स्कूल कहते हैं। ये स्कूल नई डायरेक्शन देने वाला था हिस्ट्री राइटिंग को। इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हिस्ट्री अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, राजाओं के बारे में, लीडर्स के बारे में बात और राजनीति के बारे में बात नहीं करेगी, वेयर एज अब हम बात करने वाले हैं जो कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन एंड एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी।
यानी कि पहले हम हिस्ट्री को रिलेट करते थे कि हिस्ट्री में युद्ध हो रहे हैं, राजा है, राजा मर गया, राजा जिंदा हो गया, राजा का बेटा आ गया, राजा के पोते आ गए, ये सब हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी धीरे धीरे हमने देखा कि हिस्ट्री डेवलप हो रही है और हिस्ट्री में हमें अब क्लाइमेट, वॉर, ये सब जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हमें जो जो चीजें अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी है पढ़नी, उसकी वजह से हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, और ये हो भी रहा है, राइट। तो अब हम ट्रेड, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो अभी तक हमने सारा मेल जो हिस्टोरियोग्राफी, जो कि ज्यादा डोमिनेटेड है, तो हमने देखा कि कुछ हमारा चैप्टर छोटी सी बात महिलाओं के बारे में भी करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब हमारे एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। देखो, जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है वो पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी, रिस्ट्रक्चर ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन है उसके हिसाब से एक सोसाइटी कैसे दिखती है। क्या वुमेन के बारे में शुरुआत से हमने बहुत सारी बातें करी है, क्या वुमेन के लिए हमने बहुत सारी चीजें होते हुए नजर आई है, तो ये सारी चीजें हमें दिखती हैं हमारे इस वाले पूरे पोर्शन में, कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। जिनमें से एक बहुत ही फेमस राइटिंग है, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो है सिमोने दे बीवर, हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। इन्होंने बोला कि फेमिनिज्म क्या है, कैसे वुमेन के राइट, वुमेन के सारे जो भी अधिकार हैं उनको कैसे हम आगे रख सकते हैं। इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, सच एज उनका जॉब, ठीक है, उनका रोल क्या होना चाहिए ट्रेड यूनियन में, इंस्टीट्यूशन में उनको क्या काम करना चाहिए, उनकी फैमिली में क्या क्या उनकी एक लाइफ होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत सारे हिस्ट्रीज है, कैसे विमेन की लाइफ यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाई जा सकती है। और आज भी विमेन्स बहुत ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि हिस्ट्री में आप देखोगे कि विमेन का बहुत बड़ा रोल प्ले काफी लेटर ऑन आया है, और इवन उनको वोटिंग राइट्स भी काफी लेट जाके मिले हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर हिस्टोरियन है, जो फ्रेंच हिस्टोरियन है, इन्होंने अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये जो हमारे हिस्टोरियन है मिशेल फोकॉल्ट, उन्होंने अपनी बुक जो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में बोला, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। ये जो पे हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक क्रोनोलॉजी में है ही नहीं, हम आधी चीज पढ़ते हैं और आधी चीज मिस कर देते हैं। इन्होंने बोला कि देखो, मैं हिस्ट्री को देखता हूं कि जहां पर आपको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बिल्ड करनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बिल्ड करना है, एक ट्रेडिशनल जो पूरा का पूरा तरीका है उसमें एक ट्रांजिशन होने चाहिए, और वो ट्रांजिशन को आप एक्सप्लेन भी कर पाओ। ये नहीं कि इंसान था और एकदम से चलने लग गया, है ना। आज ये इंसान है, इसने आग का इन्वेंशन कर लिया, कैसे उसने आग का इन्वेंशन करा, ये बात यहाँ पर क्या, आपको बस इसमें से जो है याद रखना है कि ये बुक किसकी है, इससे ज्यादा आपसे कुछ और नहीं पूछा जाएगा, राइट। देन कम्स यहाँ पर कंक्लूजन है हमारे चैप्टर का। अब ये चैप्टर कहता है कि जो स्कोप है ना हिस्टोरियोग्राफी का, वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, और वो डिमांड है भाई, लोग पढ़ते हैं, आपको जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है हिस्ट्री, आज भी पढ़ रहे हैं लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लोग एडमिशन लेते हैं हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने के लिए। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, पहले तो हम देखते हैं कि पहले तो लोग कैसे क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वेरियस अदर सब्जेक्ट जैसे कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म, टेलीविजन, ये सब की भी एक हिस्ट्री आने लग गई है। सो हिस्ट्री एवर डिमांडिंग है, हर कोई अपना पर्सपेक्टिव देता है हिस्ट्री में, और इतना ही चैप्टर में हमें पढ़ना था। अब इतना वन शॉट वीडियो करने के बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कितने आसान पूछे जाते हैं, और चैप्टर अगर आपको जरा सा भी टफ लगा होगा तो जब क्वेश्चन करोगे तो फिर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, और हमारा 2 बारी रिविजन हो जाएगा, एक हम वन शॉट कर लेंगे और एक हम क्वेश्चन कर लेंगे। सो अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अनदर वन शॉट फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। तो तब तक आप अपना ध्यान रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।